इल्तुतमिश, बीए पार्ट सेकंड का चैप्टर है इल्तुतमिश। तो आज हम इल्तुतमिश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रिय बच्चों कि इल्तुतमिश जो था वो गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में शासक बना था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद आराम शाह गद्दे पर बैठा और आराम शाह के बाद में इल्तुतमिश गद्दे पर बैठा। इल्तुतमिश का जो समय था 1211 से लेकर 1236 का जो समय है, 36 ईस्वी का जो समय है, इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या है? यानी कि इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन बहरुद्दीन अबुल मुजफ्फर अल्तमश था। शमसुद्दीन बहरुद्दीन अबुल मुजफ्फर इल्तुतमिश था। क्या नाम था? शमसुद्दीन बहरुद्दीन अबुल मुजफ्फर अल्तमश। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन बहरुद्दीन अबुल मुजफ्फर अल्तमश था। यह इलबारी कबीले से संबंधित था। इसके पिता का नाम आलम खां था। इल्तुतमिश 4 भाई थे। सबसे सुंदर और होनहार इल्तुतमिश था। इसके भाई ईर्ष्या करते थे और ईर्ष्या करने के बाद में इसे एक घोड़े के व्यापारी को बेच दिया। किसको बेच दिया? घोड़े के व्यापारी को। इसके भाइयों ने इसे कुपित होकर एक घोड़े के व्यापारी को बेच दिया। इल्तुतमिश के पिता आलम का था, इलबारी कबीले के एक सरदार था और इसके पिता इल्तुतमिश से बहुत प्यार करते थे। इसकी वजह से इल्तुतमिश के भाई इससे ईर्ष्या करते थे और ईर्ष्या करने के बाद में से घोड़े के व्यापारी को बेच दिया। घोड़े के व्यापारी ने इसे प्रधान काजी को बेच दिया। किसको बेच दिया? प्रधान काजी को बेच दिया। प्रधान काजी ने इसके साथ अच्छा व्यवहार किया, लाड प्यार किया था, लेकिन इसके जो काजी के जो पुत्र थे, काजी के पुत्रों ने एक दास व्यापारी जलालुद्दीन को बेच दिया। काजी के पुत्रों ने एक दास व्यापारी किसको बेच दिया था? जलालुद्दीन को बेच दिया। जलालुद्दीन क्या हुआ? इसको दासों के बाजार में लेके गया और दासों के बाजार में इसकी नज़र कुतुबुद्दीन ऐबक की नज़र किस पे पड़ी? इल्तुतमिश पे पड़ी। और इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीद लिया और ख़रीदने के बाद में उसको अच्छी तरह इसका व्यवहार किया। इल्तुतमिश मोहम्मद गोरी ने भी कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा तुम इसके साथ अच्छा व्यवहार करना, तुम्हारे लिए किसी दिन एक ख्याति अर्जित करेगा। इसके बाद में इसको योग्यता, पराक्रम
और स्वामी भक्ति के कारण इन्होंने अपने स्वामी का दिल जीत लिया और उसे सरजानदार का पद नियुक्त किया। सरजानदार का पद नियुक्त करने के बाद में उसे आमीर शिकार बना दिया। आमीर शिकार के पद पर नियुक्त किया। फिर अपनी धीरे धीरे योग्यता के द्वारा 1205 ईस्वी में, कब? 1205 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? खोखरो जाति के विरुद्ध उन्होंने आक्रमण किया और आक्रमण करने में उसने अपनी पराक्रम योग्यता का परिचय दिया और उसमें उसकी विजय होगी। 1206 ईस्वी में इसको दासता से मुक्त कर दिया गया। दासता से मुक्त करने के बाद में इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया गया? इल्तुतमिश के साथ कर दिया गया था और उसे अपना दामाद बना दिया गया। 1231 ईस्वी में, यानी कि ग्वालियर की विजय के बाद में ग्वालियर का इसको सूबेदार नियुक्त कर दिया, ग्वालियर का इसको संरक्षक नियुक्त कर दिया। इसके बाद उसे बदायूं का सूबेदार बना, ग्वालियर का संरक्षक नियुक्त कर दिया और इसके बाद इसको बदायूं का सूबेदार बनाया। बदायूं का सूबेदार बना दिया गया था। धीरे धीरे इन्होंने दिल्ली के आसपास में अपना क्षेत्र अच्छी तरह जमा लिया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह करने के बाद में इसे अपना दामाद बनाया तो इसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा और इसको अच्छी रेस्पॉन्स मिलने लग गई थी। अब क्या हुआ? 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, यानी कि चौगान खेलते समय। क्या खेलते समय? चौगान, यानी कि घोड़े पर एक पोलो का खेल था और उसे घोड़े से गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र, कुछ इतिहासकार कहते कि उसके कोई पुत्र नहीं था, पुत्री ही पुत्रियां थी, 3 पुत्री थी, लेकिन उसका भाई बताता था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठ गया। आराम शाह जब गद्दी पर बैठ गया तो वहां पर दिल्ली की गद्दी पर बैठे तो राजपाट अव्यवस्थित हो गया, सही रूप से चलने, अमीरों का विद्रोह होने लगा। तो अमीर लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को बदायूं से बुलाया और दिल्ली के समीप, कहां पर? दिल्ली के समीप आराम शाह और इल्तुतमिश के मध्य 1211-12 में दिल्ली के निकट एक युद्ध हुआ था जिसको अमराहो का युद्ध भी कहते हैं। कई बुकों में जूद का युद्ध भी मिलता है, यानी कि अब अमराहो के युद्ध में 1211-12 ईस्वी में इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित किया। आराम शाह जब पराजित होने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई और इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। अब इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन पर तो बैठ गया, लेकिन उसके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, यानी कि अब वो कठिनाइयाँ थी वो इल्तुतमिश के सामने, वो क्या क्या कठिनाइयाँ थी तो उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो इल्तुतमिश की कठिनाइयाँ, इल्तुतमिश की
प्रारंभिक कठिनाइयाँ, ऐसे लिख देते, प्रारंभिक कठिनाइयाँ, इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयाँ। अब प्रारंभिक कठिनाइयों में पहली कठिनाई थी तुर्क अमीरों की समस्या। तुर्क अमीरों की समस्या। ऐबक की मृत्यु के बाद तुर्क अमीरों ने अपने आप को स्वतंत्र शासक कर दिया। ऐबक की मृत्यु के बाद तुर्क अमीरों ने अपने आप को स्वतंत्र शासक नियुक्त कर दिया और सिंध मुल्तान के सूबेदार, सिंध मुल्तान के सूबेदार कुबाचा ने अपना अधिकार जमा लिया। गजनी का शासक ताजुद्दीन यल्दौज, गजनी का शासक ताजुद्दीन यल्दौज ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और इल्तुतमिश के लिए एक खिल्लत भी भेजी थी, राज के चिन्ह भी भेजी। खिल्लत का अर्थ होता है, खिल्लत भेजी थी, इसका अर्थ होता है शाही पोशाक। क्या होता है? शाही पोशाक। शाही पोशाक यानी कि जो वस्त्र भेजे थे, एक राज के चिन्ह भी भेजा था, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया था। यानी कि गजनी का शासक कौन था? ताजुद्दीन यल्दौज। किसने भेजा था? गजनी का शासक यल्दौज ने, यल्दौज ने ताजुद्दीन। और सिंध और मुल्तान का शासक कुबाचा। ये भी क्या थे? दोनों शासक जो थे ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के दास थे और इल्तुतमिश, तीनों प्रतिद्वंदी अच्छे शासक थे। और ये भी दिल्ली के शासक, दिल्ली को गद्दी को हथियाना चाहते थे, दोनों दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे, इसलिए दोनों भी एक स्वतंत्र शासक घोषित होना चाहते थे। इसलिए निश्चित है कि दोनों जब स्वतंत्र शासक होना चाहते थे तो निश्चित इनमें प्रतिद्वंदिता बढ़ेगी और आपस में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा दोनों को। तो अगला है सेना का विश्वास प्राप्त करना। दूसरा है सेना का विश्वास प्राप्त करना। सेना का विश्वास प्राप्त करना। जिस सेनापति ने इल्तुतमिश को अपना राजा उत्तराधिकारी घोषित किया था, वही अब इसके प्रति क्या प्रतिद्वंदी हो गया था। अब वो चाहता था कि मैं भी दिल्ली के सिंहासन पर हकदार होना चाहता था, यानी कि सेना उसके अंदर अधीन थी। अब सेना उसके अधीन थी तो निश्चित है उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। कौन? सेनापति भी। तो इनको सेना का विश्वास प्राप्त करना इल्तुतमिश के लिए बहुत जरूरी हो गया था। अगला है हिंदू सरदारों की समस्या। हिंदू सरदारों की समस्या। हिंदू सरदारों में जैसे रणथंभौर के, जालोर के, ग्वालियर के, सांबर के, तिमनगढ़ के, नागौर के, जो ये हिंदू सरदार थे, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अब जब स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया तो निश्चित है इल्तुतमिश के लिए कठिनाई बन गई थी, क्योंकि वो दिल्ली के सिंहासन पर अभी बैठा ही था और उसके सामने बहुत सारी कठिनाई उजागर सामने होने लग गई थी। तो उसका जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे लड़खड़ाने लग गया। अगला पॉइंट है अपना उत्तर पश्चिम समस्या। उत्तर पश्चिम की समस्या।
उत्तर पश्चिम समस्याएं, इनके उत्तर पश्चिम में एक जाति थी मंगोल। जो मंगोल जाति थी ये हमेशा लूटपाट किया करती थी और कहते हैं कि ये लूटपाट करती करती और भारत की सीमा तक आ गई थी, क्योंकि इन्होंने मध्य एशिया की जो राजनीति थी उसमें उथल पुथल हो गया था। यानी कि जो मध्य एशिया की जो राजनीतिक जो शाह था उसको पराजित कर दिया, और पराजित होने के बाद में मंगोल का जो ख्वारिज़्म शाह उसको पराजित करने के बाद में इसका जो सेनापति था वो भारत की सीमा पर जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए भारत की सीमा तक आ गया था। अब ऐसी स्थिति में जो चंगेज खां जो भारत की सीमा पर आ गया जलालुद्दीन का पीछा करता हुआ, तो निश्चित है उसको एक डर था कि मैं जलालुद्दीन का साथ दूंगा तो मेरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने उसके उत्तर पश्चिम की जो समस्या थी वो भी बरकरार थी। जो चंगेज खां था, ऐसा बताया जाता है कि चंगेज खां का जब जन्म हुआ था तो उसके हाथ में खून की धारा बह रही थी और हमेशा जीवन भर लोगों का खून बहाता रहा, यानी कि जीवन भर उस लोगों का खून मार काट और नरसंहार करता ही रहा। अगला है खोखरों की समस्या, पांचवा। खोखरों की समस्या, ये खोखर जाति थी जो पंजाब, सिंध और झेलम के मध्य, पंजाब के अंतर्गत सिंध और झेलम के मध्य एक लड़ाकू जाति थी। जैसे कि चंगेज खां था ऐसे ही ये भी खोखरों की एक जाति थी, वो हमेशा चंगेज खां की तरह लड़ती करती रहती थी। और खोखर जाति से प्रारंभ से ही दिल्ली की शत्रुता चली आ रही थी, तो निश्चित है उन्होंने दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र थे उन पर अपना अधिकार जमा लिया था खोखरों जाति ने। और वह अधिकार जब जमाने तो उसकी सीमा कहाँ तक लग गई थी, दिल्ली के पास लग गई थी, तो दिल्ली में लूटपाट करने के लिए घुस जाया करते थे। तो ऐसी स्थिति में खोखरों जाति की एक समस्या बनी हुई थी। अगला पॉइंट है छठा, दुर्बल राज्याधिकार। दुर्बल राज्य अधिकार, यानी कि इल्तुतमिश के जो समय था, यानी कि मोहम्मद गोरी वह लूटपाट करता हुआ भारत के अंतर्गत रहा, उन्होंने अपना साम्राज्य सुदृढ़ स्थापित नहीं कर पाया और 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठ गया। कुतुबुद्दीन ऐबक जब गद्दी पर बैठ गया तो वो 1206 से 1210 तक लगातार युद्धों में व्यस्त रहा, अपना साम्राज्य सुदृढ़ नहीं कर पाया। और उसके बाद में 1210 के बाद में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो उसके साम्राज्य भी, इनको एक दास था और दास को कुछ लोग अपना अधिकार नहीं मानते थे, अपने ऊपर उत्तराधिकारी घोषित करने से मना कर दें। इस्लाम कानून के अनुसार भी ऐसा होता है कि एक दास को अपने ऊपर स्वामी नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश, प्रोफेसर हबीबुल्लाह कहते हैं इतिहासकार कि इल्तुतमिश के लिए जो साम्राज्य था वो फूलों की सेज न होकर क्या था, कांटों की सेज था। अब है इल्तुतमिश की कठिनाइयों का निवारण, यानी कि समस्याओं का समाधान। इल्तुतमिश की समस्याओं का समाधान। इल्तुतमिश की समस्याओं का समाधान। अब इल्तुतमिश की समस्याओं का समाधान में पहला पॉइंट है उसका, विरोधी तुर्क अमीरों का दमन। क्या है? विरोधी तुर्क अमीरों का दमन। विरोधी, अरे चौक और ना चल रहा यार सही ढंग से।
विरोधी तुर्क अमीरों का दमन, यानी कि जो तुर्क विरोध जो जिन्होंने इल्तुतमिश को सिंहासन पर मानने से इनकार कर दिया गया था, तो सबसे पहले उन्होंने उनको मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। जब मौत के घाट उतारे तो तलवारबाजी होती है, लोगों का नरसंहार होता है, तो कुछ तो घबरा कर भाग गए और जो बचे थे उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। जब अधीनता स्वीकार कर ली तो उसके सामने जो तुर्क लोग थे जो उसकी अधीनता नहीं मान रहे थे, जो उसको साम्राज्य उत्तराधिकारी घोषित करना नहीं चाहते थे, कुछ तो लोग तो मारे गए थे और कुछ बचे थे, उन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और कुछ डर के मारे भाग गए। इसके बाद में यल्दोज का दमन, यल्दोज का दमन, यल्दोज का दमन यानी कि जो ताजुद्दीन यल्दोज था, ताजुद्दीन यल्दोज था, वो गजनी का शासक था। और गजनी का जो शासक था ताजुद्दीन यल्दोज, उन्होंने जब अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और स्वतंत्र शासक घोषित करने के बाद में इल्तुतमिश के लिए खिल्लत भेजी थी, यानी कि शाही पोशाक भेजी थी। अब खिल्लत भेजी, एक राज को छिन भी भेजा था। जब इल्तुतमिश ने अपनी स्थिति को देखते हुए उन्हें स्वीकार कर लिया, लेकिन जब उन्होंने उस समय तो स्वीकार कर लिया क्योंकि उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, चारों ओर कठिनाइयाँ थी, लेकिन बाद में 1215 ईस्वी में तराइन के मैदान में, यानी कि इसको तराइन के तृतीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, तराइन के मैदान में इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन यल्दोज को पराजित कर दिया और ताजुद्दीन यल्दोज को पराजित कर दिया और उसको बंदी बना लिया गया था। अब इतिहासकार हबीब और निजामी, इतिहासकार हबीब और निजामी ये कहते हैं कि उसे यल्दोज को पराजित होने से दो फायदे हो। एक तो उसका प्रतिद्वंदी जो शत्रु था वो मार दिया गया, उसको वध कर दिया गया था और उसको स्वतंत्रता की चुनौती देने वाला शासक कोई नहीं बचा, तो निश्चित है उसको दो फायदे हुए। इसके बाद में यल्दोज के बाद में कौन सा आता है? कुबाचा। कुबाचा का दमन। कुबाचा जो था सिंध और मुल्तान का शासक था। कुबाचा सिंध और मुल्तान का शासक था। ये भी गौरी का दास था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। ये भी अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करना चाहता था। इन्होंने सिंध, मुल्तान, सिविस्तान और आसपास के क्षेत्रों में इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था। इसके बाद में इन्होंने लाहौर पर भी अपना अधिकार जमा लिया। अब ऐसी स्थिति में इसका लगातार जो आक्रमण हो रहे थे और वो आक्रमणों पे विजय होता जा रहा था कुबाचा, तो इल्तुतमिश के लिए खतरा मंडरा गया था। तो इल्तुतमिश के लिए क्या मंडरा गया था? खतरा मंडरा गया था। तो निश्चित है 1217 ईस्वी में 1217 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुबाचा पर आक्रमण कर दिया और कुबाचा पर आक्रमण कर दिया तो उसको अपने अधिकार में कर लिया। लेकिन उसके बाद में कुबाचा पर अधिकार होने के बाद में वो उन्हें अपना अधिकार नहीं माना। फिर दोबारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश ने दोबारा से अपना अधिकार करने के लिए अपनी सेना भेजी और सेना भेजने के बाद में कुबाचा पर फिर दोबारा अधिकार करवाया और 1228 ईस्वी में
1228 ईस्वी में उच्च क्षेत्र से होते हुए उन्होंने अपने पुत्र नासरुद्दीन महमूद को भेजा था, और नासरुद्दीन महमूद को भेजा था, और नासरुद्दीन महमूद ने कुबाचा को पराजित कर दिया और वहां पर अपना अधिकार जमा लिया। लेकिन 1228 ईस्वी में उन्होंने अपना अधिकार जमाया और 1229 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई और फिर वहां से फिर स्वतंत्र शासक घोषित हो गया था। अब ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने अपनी सेना फिर वहां पर भेजी और उसके बाद में कुबाचा का अस्तित्व समाप्त कर दिया, यानी कि वहां के लोगों का, और अपना अधिकार जमा लिया सिंध और मुल्तान के क्षेत्रों पर। इसके बाद में उत्तर पश्चिम की जो समस्या थी, चौथी उत्तर पश्चिम की समस्या। उत्तर पश्चिम की समस्या, उत्तर पश्चिम में मंगोल जाति थी, और जो मंगोल जाति थी उसने ख्वारिज़्म के शाह को पराजित कर दिया, और ख्वारिज़्म के शाह को जब पराजित कर दिया और उसका बेटा जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करता हुआ चंगेज खां उसका पीछा करता हुआ और सिंध नदी तक आ पहुंचा, और जलालुद्दीन मांगबरनी ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी। इल्तुतमिश ने अपनी स्थिति को देखते हुए और जलालुद्दीन की सहायता देने से मना कर दिया, और जलालुद्दीन मांगबरनी दूसरे रास्ते से भाग निकला और चंगेज खां उसके पीछा करता हुआ और वापस चला गया। उन्होंने अपने जो साम्राज्य था उससे सुदृढ़ता प्रदान कर ली, यानी कि अपने साम्राज्य को एक संकट होने से उसको बचा लिया गया था। अगला है बंगाल विजय। बंगाल विजय, बंगाल का जो शासक था वो अली मर्दान था, और अली मर्दान एक स्वतंत्र शासक घोषित हो गया था, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में ही अली मर्दान पंजाब में स्वतंत्र शासक हो गया। उन्होंने दिल्ली सल्तनत को कर देना बंद कर दिया। अब दिल्ली के एक वार्षिक जो कर देता वो भी बंद कर दिया। उसने सुल्तान अलाउद्दीन की उपाधि धारण कर ली थी, और सुल्तान अलाउद्दीन की उपाधि धारण करने के बाद में उसने अपने नाम का कुतुबा भी पढ़वाया। कुतुबा पढ़े, कुतुबा होता है शाही नवाज, जो जुम्मे की नमाज को जिसको बोलते हैं शुक्रवार की नमाज में, जिसमें शासक का व्याख्यान किया जाता था, यानी कि सुल्तान का व्याख्यान किया जाता था उसमें नमाज के साथ साथ। तब उन्होंने निजामुद्दीन ऐवाज को अली मर्दान खां के उस पर भेजा, और अली मर्दान खां को पकड़ लिया गया और उसका वध कर दिया गया। इवाज वहाँ का शासक बन बैठा, लेकिन जब विवाद था तो उन्होंने देखा था कि विवाद जब अपना स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, तो उन्होंने बंगाल पर फिर अपना आक्रमण के लिए सेना भेजी महमूद के नेतृत्व में, और महमूद 1528 में वहाँ का शासक नियुक्त किया, लेकिन 1529 में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन महमूद के बाद नासरुद्दीन कुबाचा और के आसपास के जो शासक थे बंगाल, महमूद खिलजी को सौंप दिया गया था। जो बंगाल का शासक था महमूद को सौंप दिया गया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में इकरुद्दीन बल्खा जिसको बोलते हैं अपन, बल्खा वहाँ का स्वतंत्र शासक घोषित हो गया था। बल्खा जब स्वतंत्र शासक हो गया था तो बल्खा पर इल्तुतमिश ने अपनी सेना भेजी और वहाँ पर महमूद जानी को वहाँ का स्वतंत्र शासक घोषित किया, और इसके बाद बंगाल और बिहार किसके अधीन हो गए थे? इल्तुतमिश के अधीन हो गए थे।